नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुराग सक्सेना और काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब से कुछ ही देर बाद आम बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तो देश का आम बजट पेश होने जा रहा है। देश की निगाहें वित्त मंत्री पर टिकी हुई हैं। 1 घंटे 30 मिनट और 38 सेकंड इस वक्त बचे हुए हैं, जिसके बाद ठीक 11 बजे सदन के पटल पर ये बजट रखा जाएगा। और उससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रभवन पहुंची, राष्ट्रपति से मुलाकात की और जो बजट की कॉपियां हैं वो राष्ट्रपति को सौंपी गई, जिसके बाद उनकी मुहर लगने के बाद अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की यहां से रवानगी होगी। और आज ये एक और नया लुक निर्मला सीतारमण का देखने को मिल रहा है। इस बार उनकी साड़ी का रंग कुछ और बदला बदला सा नजर आ रहा है। पिछली बार नीला कलर था जिसका हम लोगों ने ग्राफिक्स भी बनाया हुआ है, और इस बार वो सफेद साड़ी में है। और सफेद जो होता है वो शांति का प्रतीक होता है, या यूं कहें कि सबको साथ लेने वाला प्रतीक होता है। तो ये एक पॉजिटिविटी, एक ये साइन निकलकर सामने आ रहा है कि सबको साध कर लेकर चलने की कोशिश बजट में जरूर नजर आएगी। और देखिए, यही चैलेंज होता है ममता, कि हर वर्ग की उम्मीद पर खरा उतरना है। अजमेर से हमारे संवाददाता अशोक जुड़े हैं, और अजमेर की जनता क्या सोचती है बजट को लेकर, क्या उम्मीद है? अजमेर, ओवर टू यू। जरा बात कीजिए लोगों से, जो कि बहुत कम वक्त रह गया है। अब बजट कुछ ही देर में पेश होने वाला है। क्या आम, क्या खास, क्या कॉर्पोरेट जगत के लोग, हर कोई उम्मीद लगाए बैठा है। जी बिल्कुल, सीधे ही जनता के पास चलते हैं। किस तरह का बजट ये चाहते हैं और क्या सोचते हैं, किस तरह का बजट आना चाहिए युवाओं के हिसाब से, बुजुर्गों के हिसाब से, महिलाओं के हिसाब से? निश्चित रूप से मोदी सरकार जो तीसरी बार इस देश के ऊपर नेतृत्व कर रही है, उसका ये पहला बजट आने वाला है। और माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का 8वां बजट जो पेश होने वाला है, इससे देश को बहुत ज्यादा उम्मीद है। और उम्मीदें निश्चित रूप से उससे ज्यादा होती है जो उम्मीदों को पूरा करता है या पूरा कर सकता है। और मोदी जी और माननीय वित्त मंत्री जी से लगातार देश को उम्मीदें रही है। और अजमेर को खासतौर पर इसलिए उम्मीदें ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि उन्होंने वाराणसी के साथ जब अजमेर को माना और अपने वाराणसी के साथ में स्मार्ट सिटी की सौगात दी, तो अजमेर वासियों को निश्चित रूप से इस बजट से भी बहुत उम्मीद है कि देश और प्रदेश को बहुत कुछ मिलेगा। और निश्चित रूप से कहा जा सकता है, जिस प्रकार से हम लोग अपने घर का बजट बनाते हैं और ये निर्धारण करते हैं कि हम महीने का खर्च किस प्रकार से करेंगे, वर्ष भर हम उस पैसे को किस बार खर्च करेंगे, उसी प्रकार देश का बजट ये तय करता है कि साल भर उस पैसा जो रेवेन्यू देश का इकट्ठा हो उसको किस प्रकार से खर्च किया जाएगा। निश्चित रूप से ये जो बजट आने वाला है 2047 के विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने वाला हो। जी, आप बताएं किस तरह का बजट आप देखते हैं? हम बजट के हिसाब से मतलब जो कि हेल्थ पॉलिसीज है उस पे जीएसटी जो है वो शायद कम होना चाहिए, और जीवन रक्षक दवाइयों पे जो जीएसटी है वो कम होना चाहिए। युवाओं के लिए हितकारी होना चाहिए, समाज के लिए कल्याणकारी होना चाहिए, और गरीबों के लिए कल्याणकारी होना चाहिए। आप बताएं क्या बजट से उम्मीद है आपको? देखिए, निर्मला सीतारमण जी को काफ़ी अनुभव हो गया, 8वां बजट वो पेश कर रही हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उन्होंने देश की आवश्यकताओं को बिल्कुल उनकी नज़र में है। और हमारी तो यही मांग है युवाओं की रोजगार बढ़े, और जो IIT IIM जैसे संस्थान है उनकी सीटें बढ़े और उनके नई शाखाएं भी खुले। इस तरह की युवाओं के लिए जो भी नई कल्याणकारी योजना है वह लावे। अजमेर पर्यटन के क्षेत्र से और धार्मिक क्षेत्र से भी बड़ा महत्व रखता है। किस तरह से आप इस बजट को देखते हैं? अजमेर में क्या आवश्यकता है? अजमेर में बेसिकली देखा जाए तो हम जो बात करें अपने जो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स का जो स्लैब है उसमें थोड़ा कुछ चेंजेस होना चाहिए। मतलब थोड़ा आयकर दाता को थोड़ा राहत मिलनी चाहिए। और इसके अलावा जो दवाइयाँ हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हमारे जीवन में, उनमें टैक्स को कुछ थोड़ा कम करना चाहिए ताकि जनता को राहत मिले। टैक्स कम किया जाना चाहिए। आप क्या सोचते हैं टैक्स को लेकर? टैक्स कम किया जाना चाहिए। जीएसटी को भी, जैसे कि जो रोजमर्रा की चीजें हैं, आटा, दाल, नमक, मिर्ची, जो रोजमर्रा की आवश्यकता है उनमें टैक्स कम करना चाहिए, या तो नीली कर देना चाहिए बिल्कुल कि ये टैक्स फ्री कर देना चाहिए इनको। जो आटा हो गया, दाल हो गई, चीनी हो गई, शक्कर हो गई, जो बेसिक चीजें हैं, गरीबों के कल्याण के लिए चीजें, उनके चीजें कम करना चाहिए। आप बताएं, आप जनप्रतिनिधि भी है, किस तरह का उम्मीद है आपको? जनता को तो देखो हर चीज की उम्मीद रहती है, लेकिन सरकार को भी आगे बहुत सोचना पड़ता है। लेकिन 2 प्रमुख चीजें हैं जो जनता से जुड़ी होती है। चिकित्सा के क्षेत्र में सरकार को अधिक से अधिक बजट उपलब्ध कराना चाहिए, क्योंकि सब स्वस्थ भारत ही रहेगा तो समर्थ भारत रहेगा। तो मैं समझता हूं कि चिकित्सा के क्षेत्र में जैसे महंगी दवाइयां हैं उन पर सरकार को टैक्स कम करना चाहिए, वो आम जन तक पहुंच सके। चिकित्सा के अंदर जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं उनके टैक्सेस इतने ज्यादा हैं कि उन टैक्सेस के चक्कर में लोग जितना इलाज नहीं होते उससे ज्यादा टैक्स के नीचे मर जाते हैं। तो बड़े हॉस्पिटल के अंदर जो सरकार जिस प्रकार से टैक्स की जो स्लैब बनाती है उनको थोड़ा सा उनसे। ठीक है अशोक, मैं आपके पास आऊंगी। मेघा धानुका भी वित्त विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ी है, खास पैनल जुड़ा हुआ है। आऊंगी मैं आपके पास अशोक। मेघा, देखिए यहाँ पर जो चर्चा हो रही है, आम जनता भी यही कह रही है कि मेडिकल इंश्योरेंस पे जो जीएसटी लगता है या जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं उन पर जो टैक्स लगता है वो बहुत हैवी पड़ जाता है। उसके लिए वित्त मंत्री को सोचना चाहिए। आपको लग रहा है इस बार राहत कुछ मिलेगी, इस ओर भी ध्यान रहेगा वित्त मंत्री का?
क्योंकि जब भी वित्त मंत्री ने बजट पेश करे, ये उनका 8वां बजट है इंक्लूडिंग 2 इंटरिम बजट्स, तो जब भी उन्होंने बजट पेश करे उनका कभी भी फोकस जो देखा गया है वो शॉर्ट टर्म गोल्स पे नहीं, लॉन्ग टर्म गोल्स पे रहता है। जो हेल्थ इक्विपमेंट्स हैं, तो हेल्थ इक्विपमेंट्स पे भी उनका रहेगा, क्योंकि उन्होंने अपने एक बजट में एक लाइन कही थी कि जब राम राज्य के अंदर जो किया गया, और ये अमृत पीढ़ी अभी जो चल रही है, अमृत काल की जो अमृत पीढ़ी युवा है, तो इनके लिए भी उन्होंने कहा था कि भाई हमें अभी हेल्थ सेक्टर पे फोकस करना है, और उन्होंने कई चीजों पे वर्क किया। उन्होंने एम्स की घोषणा करी है, तो हेल्थ इक्विपमेंट्स के ऊपर भी इनको जीएसटी पे कुछ रिबेट्स मिलने की कोशिश रहेगी, बिल्कुल रहेगी। ठीक है, दिव्या तंवर भी इस वक्त हमारे साथ है, प्रोफेसर हैं। दिव्या जी, आपसे सवाल यही रहेगा, एजुकेशन को लेकर और ज्यादा कैसे डेवलपमेंट हो सके, क्योंकि एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस वक्त भारत कर रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट लगातार हो रहा है, लेकिन एजुकेशन की फील्ड में कितना फोकस सरकार का रहा है अभी तक, और आने वाले फ्यूचर में कितना समय और सरकार ने एजुकेशन में देना पड़ेगा? देखिए, कोरोना के बाद ना बहुत कुछ चेंज हो गया, एआई आ गया। एआई के बाद अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो टीचर्स हैं उनको इस तरीके से पढ़ाने के लिए तो वो संसाधन ही नहीं है ना, ओरिएंटेशन तो हुआ ही नहीं। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन फील्ड पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि रीज़न यही है कि अगर देश की जनता में सबसे ज़्यादा हमारे पास यूथ है, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है और स्किल्ड यूथ में बहुत डिफरेंस है। रीज़न है कि जो हम जनरेट कर रहे हैं ना यूनिवर्सिटी से, वो स्किल्ड तो हो नहीं पा रहा, क्योंकि स्किल्ड होने के लिए आपको अच्छा खासा मार्जिन रखना पड़ेगा एजुकेशन के अंदर, जो इनको सिखाने के लिए ऐसे टीचर्स भी होना चाहिए, और टीचर्स के लिए ये भी होना चाहिए कि किस तरीके से आप आगे की दिशा को करेंगे, क्योंकि रोज नई चीजें आ रही हैं। एआई आप कह रहे हैं कि आप स्किल्ड लेबर हो? जी बिल्कुल, आप स्किल्ड लेबर से ज्यादा स्किल्ड स्टूडेंट हो। स्टूडेंट के साथ भी ये हो ना कि जो स्किल्ड टीचर्स की बहुत जरूरत है। तो आपको देखना पड़ेगा कि इंडस्ट्री से हम किस तरह से कोलैबोरेशन कर सके, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत बहुत अच्छा सपना है कि ये साकार हो। उसके लिए बहुत ज़रूरत है कि आप देश के लिए ऐसा कंट्रीब्यूट करें कि सो दैट वो आगे जाके उसके अंदर पॉजिटिव इम्पैक्ट लाए। क्योंकि एजुकेशन जब तक आप इस देश को नहीं दोगे तो वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, इकोनॉमिक में उसका योगदान ही नहीं हो पाएगा। और स्पेशली औरतों के लिए मैं कहना चाहूँगी कि बहुत ज़रूरत है कि आपको स्किल्ड होना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आप इकोनॉमी का बहुत अच्छा खासा है। अगर आप पढ़ नहीं रही हैं और इकोनॉमी में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं आप उसको सार्थकता नहीं दे सकती, क्योंकि औरत के लिए मैं हमेशा ये कहूँगी वो घर की नींव है और देश की नींव भी है। तो इस तरीके की योजनाएं कई चलाई गई हैं, जिसमें कि जो महिलाएं हैं या जो युवा पीढ़ी है उसको किस तरीके से आगे एजुकेशन में बढ़ाया जाए। लेकिन अब इसमें क्या गेम चेंजर कोई योजना भी ऐड होने वाली है, देखना दिलचस्प होगा। यतीन खेमका जी, अर्थशास्त्री भी हमारे साथ जुड़े। यतीन जी, जितना मुझे बजट के बारे में समझ में आता है उसमें हमने एक ही ये सर्कल समझा है अब तक। आप मुझे इसमें और भी जानकारी एड ऑन कीजिएगा और बताइएगा कि आपका अप्रोच क्या है, कि जितना सरकार यहाँ पर लोगों को राहत देगी एक्सपेंडिचर में बढ़ाकर, यानी कि जितनी सेविंग हमारी हो पाएगी, इतना पैसा हमारे हाथ में आ पाएगा, उतना मार्केट में जाके खर्च करेंगे। और जब खर्च करेंगे तो जाहिर तौर पर इसमें सरकार का ही खजाना बढ़ेगा और इस तरीके से जो ग्रोथ है वो बढ़ती है और इस तरीके से इकोनॉमी का जो पहिया है वो चलता है। ऐसे में क्या रोड मैप होना चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए जिससे कि आम जनता के हाथ में पैसा आए और उनकी सेविंग बढ़े? दो तरीके से है कि एक तो जैसे सबने कहा, एक थोड़ी सी पॉपुलेशन जो टैक्स देती है हमारे देश में, वो टैक्स का रेट कम हो। और ख़ास तौर से मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जो ये 30% का स्लैब है इसको थोड़ा और ऊपर जाना चाहिए, और 20 से 30% के स्लैब के बीच में कोई 25% का स्लैब भी आना चाहिए। और नीचे का जो स्लैब है, जहाँ मेरे को लगता है कि अभी जो एग्जम्पशन लिमिट पे बहुत समय से कोई छेड़छाड़ नहीं की है, कहीं ना कहीं उस एग्जम्पशन लिमिट को नीचे से सीधा 5 लाख रुपए तक आ जाना चाहिए। अब काफ़ी समय हो गया है, उसको हम 2.5-3 लाख रुपए के आसपास ही रखे हुए हैं। उसका मेन कारण है कि गवर्नमेंट चाहती है कि टैक्स पेयर या जो नॉन टैक्स पेयर भी हैं, कम से कम वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करें अगर उसकी टैक्स लायबिलिटी नहीं आ रही है, लेकिन वो कोई रिबेट या डिडक्शंस ले रहे हैं गवर्नमेंट से, कोई छूट ले रहे हैं गवर्नमेंट से। परंतु मेरा ये मानना है थोड़ा सा हमारे को अपने टैक्स पेयर्स पे, क्योंकि डाटा काफ़ी अवेलेबल है, अब इजीली अवेलेबल है एआई के माध्यम से और दूसरे सिस्टम्स के माध्यम से, तो मेरे को लगता है कि वो लीकेज ऑफ टैक्सेशन एट लोअर लेवल बहुत मिनिमल है, और उसके फियर को छोड़ते हुए और टैक्स रिटर्न्स के बर्डन को कम करते हुए हमारे को इस स्लैब को बढ़ाना चाहिए और इस नॉन कंप्लायंस को कम करना चाहिए। देखिए, अगर यतेंद्र जी, अगर हम इस वक्त कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को देखें, महंगाई दर को देखें,
तो ये नजर आती है कि फाइनेंशियल ईयर 23 की अगर मैं बात करूं तो वो 6.7 थी, उसके बाद 24 में ये थोड़ा नीचे हुई जो 5.4 पहुंच गई है। अब अनुमान लगाया जा रहा है 4.95। इसके लिए सरकार क्या करेगी, क्योंकि महंगाई दर और महंगाई जो बढ़ रही है उस पर कंट्रोल करना एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई, और मिडिल क्लास तो पूरे बजट में सिर्फ यही समझता है कि उसके लिए महंगाई कितनी कम होगी। अभी गृहिणियों से भी बात हो रही थी कोटा में, वो भी कह रही थी कि 500 रुपए की तो कोई कीमत नहीं रह गई, 100 में हम इतना पहले ले आते थे, 500 वो उड़ जाता है, एक दो दिन की सब्जी आ पाती है। नहीं, ठीक है आपकी बात। और जो काफी समय से चर्चा चल रही है कि पेट्रोलियम पे और पेट्रोल पे को जीएसटी के दायरे में लाएं, अगर वो होता है तो कहीं ना कहीं उसका जो कास्केडिंग इफेक्ट है मेरे को लगता है कि प्राइजेस पे दिखेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ी कॉस्ट होती है और डीजल एक प्रोडक्शन में भी और ट्रांसपोर्टेशन में भी दोनों जगह इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। रादर इलेक्ट्रिसिटी में भी कहीं ना कहीं जनरेशन में वो काम में आता है, और जो हर प्रोडक्ट का कॉस्ट का हिस्सा होता है, चाहे फार्मर्स प्रोडक्ट है चाहे नॉन फार्मर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, इवन सर्विसेज के अंदर भी उसका बहुत बड़ा हिस्सा है। तो अगर हम उसको कहीं कहीं मिनिमाइज कर पाएं और उसका बेनिफिट जीएसटी के माध्यम से पास हो बनना उनको पच नहीं रहा है, तो इसलिए इस तरह का बातें की हैं। मैं ये मानता हूँ कि राष्ट्रपति जी कमज़ोर नहीं है, मजबूत हैं, एक मिसाल है, हम सब गर्व करते हैं। और कांग्रेस पार्टी को माफ़ी मांगना चाहिए कि इस देश का राष्ट्रपति के खिलाफ में इस तरह का बयान देना ये बहुत ही दुखद है, और हम सब इसका खंडन करते हैं और कांग्रेस को माफ़ी मांगना चाहिए। तो ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। किरण रिजिजू यहाँ पर विपक्ष पर वार करते हुए जिस तरह से राष्ट्रपति पर टिप्पणी कल विपक्ष की तरफ से कांग्रेस की तरफ से की गई थी, हालांकि मनीष तिवारी ने आज ही सुबह तंज किया है एक्सपोज पर, और उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का जो अभिभाषण था वो यूजलेस था, और उसी तरह से जो आज बजट रहने वाला है वो भी यूजलेस रहने वाला है। बल राजनीतिक यहाँ पर कोई भी विशेषज्ञ नहीं जुड़ा है, नहीं तो उस पर मैं टिप्पणी लेती। लेकिन मेघा धानुका जी, हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, टैक्स की बात कर रहे हैं, हर सेक्टर की उम्मीदों की बात कर रहे हैं। अगर मैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करती हूँ, क्या उम्मीद है कि पेट्रोल डीजल का जिस तरह से यतिन जी ने बात की कि उस पर अगर यहाँ जीएसटी के दायरे में आ जाएगा या एक्साइज ड्यूटी भी अगर कम हो जाएगी तो एक बड़ी राहत मिलेगी, क्या क्या आज होना चाहिए? इंडस्ट्रीज क्या उम्मीद कर रही है आज? देखिए, इंडस्ट्रीज आज अगर ये बोला जाता है कि भारत एक कृषि प्रधान क्षेत्र है, तो मैं उसमें एक एड ऑन करना चाहूंगी कि भारत एक उद्योग प्रधान क्षेत्र भी है, क्योंकि जो हमारा मेजर सेक्टर है, मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर है, आज ओनली एमएसएमई स्टार्टअप्स हमारी इंडस्ट्रीज के ऊपर बेस है। आज इंडस्ट्रीज के अंदर जो इंक्लूड किया जाता है, जैसे ऐसा बोला जाता है कि हमारी जो लैंड है ये इट इज बहुरत्ना ही वसुंधरा। ऐसा नहीं है कि केवल हीरे जवाहरात को ही बहुरत्ना बोला गया है, बट हमारे यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, जो भी हम कन्वर्जन कर रहे हैं, हम अगर आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो एक इंडस्ट्री को भी ये होप रहती है। लाइक उन्होंने जब भी आज कॉर्पोरेट टैक्स की बात करते हैं 33% से ऊपर वहां चला जाता है, तो उन्होंने 15% पे जो, बट वो 15% का स्लैब सबके लिए यूजेबल नहीं है, ओनली फॉर द स्टार्टअप्स एंड द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। बट जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज है उनको भी रिवाइवल की बहुत नीड है। चाहे से कोई ऐसा नहीं कह रहा है या कोई आपसे ये नहीं कह रहा है कि आप एग्जिस्टिंग रेट्स को कम कर दे, क्योंकि रेवेन्यू जनरेशन भी साइमल्टेनियसली उनको देखना रहता है। आप रेवेन्यू जनरेशन पे भी फोकस करें, बट कुछ कंडीशनल्स डालकर कि अगर आप टर्नओवर इंक्रीज करता है, टर्नओवर रिलेटेड रिबेट्स भी इंडस्ट्रीज को मिलना चाहिए। सेकेंडली, जो इंडस्ट्रीज के अंदर है ट्रांसपोर्टेशन बहुत एक मेजर सेक्टर है। आज ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जितना टाइम कंज्यूम हो रहा है या उससे रिलेटेड जो रेट्स है, लाइक अपनी इंपोर्ट ड्यूटी हो गई, अपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे हो गया, तो जो अपना ग्रीन हाइड्रोजन है उस पर भी फोकस आज मैडम का होना चाहिए। सेकेंडली, इनके ट्रांसपोर्टेशन की जहां पे हम बात करें, जब इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन होता है तो कुछ एक प्रोडक्ट्स उनको ऐसे रखने चाहिए, चाहे ग्रीन एनर्जी हो गए जिनका ट्रांसमिशन इंटर स्टेट किया जाता है, या इससे वाटर से रिलेटेड हो गए जो एमओयूज इंटर स्टेट किए जाते हैं, उन पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। ग्रीन डेवलपमेंट का आपने जिक्र किया और ये आज की जरूरत है। आप देखिए जनवरी खत्म होने को है और ऐसा महसूस
महसूस होता है कि जैसे ममता मार्च हो, तो ग्रीन डेवलपमेंट होना चाहिए, सोलर एनर्जी पर फोकस होना चाहिए, विंड पावर पर फोकस होना चाहिए, कितना कुछ यहाँ पर फोकस होगा। अब से कुछ ही देर बाद ये चीजें सामने भी आने वाली है। कुछ पॉलिटिकल प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए। सुरेश गर्ग प्रवक्ता बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ है और मीनाक्षी जैदी प्रवक्ता कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ है। सुरेश जी, आपके पास ही आती हूँ, क्योंकि आज के बजट से बहुत सारी उम्मीदें तो हैं ही, लेकिन अभी कुछ ही समय बचा भी हुआ है, 45 मिनट बचे हुए हैं। अलग अलग सेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई पर ही आकर अटक रहा है। अभी हमारे साथ हमारे बहुत सारे गेस्ट भी जुड़े हैं, साथ ही हमारे साथ आम जनता जुड़ रही है, जिनका साफ सीधे ये कहना है कि सरकार ने हमारी महंगाई को कंट्रोल करना होगा, चाहे वो गैस सिलेंडर की बात करें, चाहे पेट्रोल की बात करें, चाहे बाजार में बिकने वाली दालों की कीमत या सब्जियों की बात करें। इस पर कंट्रोल करने के लिए सरकार का कोई रोड मैप है? निश्चित रूप से आज अगर आप देखा जाए तो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब से आपने देखा होगा कि महंगाई की जो रेट है वो लगभग 4.5 से 5% के लगभग रही है, जबकि अगर 2014 से पहले देखें तो वो 10% के ऊपर हमेशा जाती रही है। तो आरबीआई का खुद का एक पैरामीटर बना रखा था कि 2% से 6% के बीच में महंगाई दर रहनी चाहिए। आज की तारीख में 4.9% महंगाई दर है, और अगर आने वाले साल के लिए, अगर 2025-26 के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने खुद ने बोला है कि आने वाले टाइम में 2025-26 का जो हमारा टारगेट है वो महंगाई को कंट्रोल करना और 4.1 तक लाना, 4.9 से 4.1 तक लाना। तो और महंगाई देखिए कई चीजों पे पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है, जैसे आजकल एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, मौसम के ऊपर डिपेंड करती है कि मौसम बरसात आ जाती है तो कई बार वे जो खाने पीने की जो सब्जियां वगैरह है वो महंगी हो जाती है, तो उस वजह से ये चीजें होती है। लेकिन तो सुरेश गर्ग जी, किसानों के लिए किसान भी देख रहे हैं, 70% आबादी जो है वो कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है, क्या उम्मीद कर रहे हैं? निश्चित रूप से किसानों के लिए, देखिए मैं ये कहता हूं कि किसानों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जितना किया है उतना इतिहास में किसी ने नहीं किया। आज हमने किसान सम्मान निधि के रूप में किसानों को दे रहे हैं। ईपीएफ, आप कुसुम योजना देखा होगा कि आज बिजली के लिए, सोलर ऊर्जा के लिए कुसुम योजना किसानों के लिए लाए। किसानों के लिए बहुत तरीके के अलग अलग डबल, किसानों की डबल आय करने के लिए। आज ये देखिए कि किसानों की इनकम अगर 2014 के पहले देखे तो उससे आज किसानों की आय लगभग 2 गुना के लगभग हो चुकी है। आज किसानों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है काफी ऊंचा हो चुका है। तो आज नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है वो हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए किसानों का 2 गुना हो गई है। आप आंकड़ा देके मुझे बताइए ना सुरेश गर्ग जी, सवाल तो यही उठते रहे कि ये अभी सपना ही है। हाँ बिल्कुल, मैं आंकड़े देके बता रहा हूं, निश्चित रूप से देख, हाँ मैं आंकड़े देके बताता हूं। 2014 के अंदर हमारी सरकार आई थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, और फाइनेंशियल ईयर 13-14 का इनकम टैक्स में रिबेट 2 लाख रुपए थी। आज 2024-25 का जब बजट आया तो इनकम टैक्स में रिबेट 7,75,000 तक है। आप कंपैरिजन कर लीजिए, कहां 2 लाख, कहां 7,75,000 रुपए। आज अगर मान लो पर कैपिटा इनकम की अगर आप देखें तो 1.25 लाख रुपए के लगभग की पर कैपिटा इनकम है, और 2014 के पैसे पर कैपिटा इनकम कितनी थी। आज जीडीपी ग्रोथ की अगर बात करते हो तो आज पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ है। देखिए सवाल मेरा किसानों व्यवस्था थी, और आज अर्थव्यवस्था। सुरेश जी, आपके सवाल का जवाब जरा मैं मीनाक्षी जैदी जो इस वक्त कांग्रेस से प्रवक्ता है उनसे पूछ लेती हूँ। मीनाक्षी, देखिए बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है, सरकार का साफ तौर पर यह कहना है किसानों की आय बढ़ाने का काम किया है, महंगाई को कंट्रोल करने का काम किया है, सारे काम सरकार के द्वारा किए गए, उसके बाद भी विपक्ष क्यों नहीं खुश है? विपक्ष क्या चाह रहा है, कहां पर कमी रह रही है? टीकाराम जूली तो अभी से ना उम्मीद हो गए, वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं मिलने वाला है बजट में। हाँ बिल्कुल, देखिए अगर ये जुमलों से बाहर आके बजट देंगे तो बहुत अच्छी बात हो गई कि कहने में तो ये लगता है कि किसानों की आय डबल कर दी, किसानों की आय डबल कर दी। किसानों की स्थिति में अगर सुधार होता तो वो इतने टाइम से धरने पे क्यों बैठे होते। दूसरी बात मैं करूंगी कि जो इकोनॉमिक सर्वे कल आया है, इकोनॉमिक सर्वे में ही जो एक सबसे बड़ी चिंता जाहिर की गई है वो कही गई है कि ट्रस्ट डेफिशिएट हो गया है। तो अगर किसी सरकार का
ट्रस्ट डेफिशिएट हो जाए तो इससे बड़ी नाकामी कुछ नहीं हो सकती। मोदी जी ने कल 3 विजन दिए, जैसे कि हमेशा वो देते हैं, कोई ना कोई 3 नारे या कोई ना कोई एक जुमलेबाजी हमेशा वो देते हैं। तो कल उन्होंने बात की कि जो आज का बजट होगा वो होगा इनोवेशन, इंक्लूजन और इन्वेस्टमेंट। अब मैं एक एक पे बात करूंगी आपसे। जो उन्होंने बात की इनोवेशन की, तो इनोवेशन का तो देख लीजिए हमारे यहाँ पे क्या हाल है कि R&D का बजट घटाया जा रहा है, UGC का बजट घटाया जा रहा है, और AI में हमारे पास टॉप जिसे कहते हैं ब्रेन्स होने के बाद भी जो डीप सीक है वो तो चाइना कर रहा है ना। AI में हम कितना कहां पे स्टैंड कर रहे हैं वो आप सबको भी मेरे से बेहतर पता है। और दूसरी बात है इंक्लूजन की। इंक्लूजन का मतलब कि हम समावेशी विकास की बात करें, तो समावेशी विकास का तो ये आलम है कि यहाँ के टॉप 1% लोगों के पास तो 22% इनकम है, और जो टॉप 50 जो बॉटम 50% लोग हैं उनके पास मात्र 15% इनकम है। तो ये तो है इनका समावेशी विकास। अब आते हैं हम इन्वेस्टमेंट के ऊपर। एक आंकड़ा और दूंगी इसमें, हमारी जो GDP की ग्रोथ रेट कल के इकोनॉमिक सर्वे में प्रोजेक्ट की गई है, जिसको कि अभी मेरे माननीय बड़े भाई कह रहे थे कि विश्व में सर्वाधिक है, वो बताई गई है 6.4%, है ना। और जो 200 बिलियनियर है हमारे देश के, वो तो प्रोजेक्ट की गई है, जो इस ईयर की आई है वो 6.4% आई है। तो जो हमारे देश के 200 बिलियनियर है उनकी संपत्ति बढ़ रही है 41% से। तो ये किन तो मतलब सीधे तौर पर विकास हुआ जा रहा है? आपके कहने से सीधे तौर पर ये लग रहा है कि सरकार ने कुछ काम नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ बस बातें की है। बिल्कुल काम किया है पूंजीपतियों के लिए। अच्छा, बिल्कुल पूंजीपतियों के लिए काम किया है ना। मैं बता रही हूं आपको, आंकड़ा दे रही हूं, 200 बिलियनियर की जो संपत्ति वो तो 41% से ग्रोथ कर रही है। और लेकिन अगर आप ऐसा कह रही हैं उसके बाद भी बीजेपी वापस सत्ता में लौटी है, और इसके बाद ये 3.0 का बजट आ रहा है। सोचिए तीसरी बार रिपीट की है सरकार। देखिए जिस तरीके से काम होना है, भले उसमें थोड़ा समय लगेगा। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, दिव्या जी आपसे ही पूछूंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अभी कितना काम करना और जरूरी है भारत के लिए, और अभी तक की जो ग्रोथ हुई है उस पर आप क्या कहेंगी? क्योंकि अभी ग्रोथ तो हो रही है, समय लगेगा चीजों को बदलने में। हाँ, एक चीज मेरा आपसे इसमें एक ऐड सवाल होगा कि जैसे चाइना का जिक्र हुआ, डीपसीक कितनी जल्दी वो लेकर AI अपना लोकल और चिप लेकर आ गए, लेकिन हमारे साथ ये होता है कि हम दूसरों की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके काम करते हैं। तो क्या रिसर्च पर वाकई फोकस करने की जरूरत है? एक कंसर्निंग और वाइटल पॉइंट है जी, रिसर्च पे काम करने की जरूरत है। और हमारे देश में बहुत अच्छे जो ब्रेन है ना, जो बाहर जाके बहुत अच्छा काम कर रहा है, पर इंडिया में हमारे साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम लोगों को वो इंफ्रास्ट्रक्चर दे ही नहीं पा रहे। बाहर जाके ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप देखिए ना टॉप CEO सारे के सारे इंडियंस हैं। पर रीजन क्या होता है कि हमारे देश में हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनको वो जरूरतें नहीं प्रोवाइड करी जा रही। क्योंकि आपको स्किलिंग पे ध्यान देना है, आत्मनिर्भर भारत का आप नारा दे रहे हो, और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हमको अपने देश को इतना आगे बढ़ाना है, क्योंकि आपके पास पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी पॉपुलेशन यंग ब्लड की है, जो सबसे अच्छी चीज है। उनको अगर आप थोड़ा सा सहारा दे देंगे, थोड़ा सा इनोवेशन पे काम दे देंगे, थोड़ा सा स्टार्टअप के ऊपर दे देंगे। दुनिया का सबसे बड़ा यूथ पावर तो हमारे पास है। यस, बिल्कुल हमारे पास यूथ पावर है, और सबसे ज्यादा बहुत जरूरी है कि स्किलिंग पे जरूरत, क्योंकि मार्जिन वही है, स्किल और अनस्किल्ड। तो स्किलिंग पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। ये बजट से बहुत सारी उम्मीदें हैं कि स्किलिंग पे ध्यान दें, MSME को ध्यान दें, स्टार्टअप पे ध्यान दें, बच्चों को वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करा जाए, और वैसे ही स्किलिंग वाले टीचर्स होने चाहिए जिनको पता होना चाहिए कि टाइम के साथ कैसे चेंज होना है। ट्रेडिशनल लर्निंग नहीं चलेगी, तभी तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मानना यही था कि इंडस्ट्री से वो लोग ले जाएं, क्योंकि AI रोज चेंज हो रहा है। जैसे आपने डीप सीक की बात करी, रोज चेंज हो रही हैं चीजें। कल एक और क्राइम होता है, परसों कुछ और हो जाता है। रिएक्शंस लगातार आ रहे, पहले उनको सुन लेते हैं, आपके पास आऊंगी। तो यहाँ पर लगातार संसद में सभी मंत्रियों का पहुंचना शुरू हो चुका है, और संसद के सदस्यों का पहुंचना शुरू हो गया है। आशुतोष रावत भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सर, ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी, चूंकि रोजगार सृजन एक बहुत बड़ा चैलेंज है सरकार के सामने। तो जाहिर तौर पर बजट को अगर आप 100 आउट ऑफ 100 देना चाहेंगे तो उसके लिए जरूरी है कि वो रोड मैप भी निकले कि आखिरकार जो आप स्किल की बात कर रहे हैं, युवाओं को उनको कैसे रोजगार